अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके देन हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा, टॉपिक नेम है न्यूक्लियस। ठीक है, सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जब वीडियोस देखते हैं इतने शौक़ से, सो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना इंटरेस्ट है, कितना और पढ़ने का दिल चाह रहा है। सो मैं मोर एंड मोर वीडियोस अपलोड करूँगी। सो स्टार्ट लेते हैं। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ओके, तो ये MCQs आ सकता है कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, सन याद करे या ना करे आपकी मर्ज़ी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ये MCQs में आ सकता है, बहुत ही कॉमन MCQs होगा। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल। ओके, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट क्या है? पार्ट है, हिस्सा है किसका? सेल का। विच कंट्रोल, जो क्या करता है? कंट्रोल करता है ऑल इट्स एक्टिविटीज़, तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, इट इज़ कॉमनली स्पेरिकल, ये क्या होता है? कॉमनली स्पेरिकल होता है। ठीक है, ओवल भी कह सकते, और स्पेरिकल ओवल इन शेप। ठीक है, यानी अंडे की तरह शक्ल होती है, स्पेरिकल सर्कुलर जिसे कहते हैं। बट मे बी लॉब्ड, लेकिन मे बी क्या हो सकता है? ये लॉब की शक्ल में भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ बनाया, ये एक न्यूट्रोफिल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, जो कि आप चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसमें देखिए लॉब की शक्ल में है न्यूक्लियस, ये देख रहे हैं। सो इस तरह के भी हो सकता है न्यूक्लियस। एंड एलोंगेटेड, और एलोंगेट भी हो सकता है, लंबे की शक्ल में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि स्फेरिकल ओवल इन शेप में, लॉब भी हो सकता है, एलोंगेटेड भी हो सकता है। एंड इट्स सराउंडेड बाय, और ये क्या हुआ था? सराउंडेड हुआ होता है बाय अ मेम्ब्रेन से। ठीक है, इसके इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन, और ये डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इस तरह सेल मेम्ब्रेन होती है, इस तरह से ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। यूजुअली जो होती है ना, सेल हैव वन, सम हैव टू और मोर न्यूक्लियाई। यूजुअली सेल्स के पास वन होता है, लेकिन कहीं कहीं पर दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई भी होते हैं। ये न्यूक्लियस का जो है प्लूरल है, न्यूक्लियाई। ठीक है, सम स्मॉल ऑर्गेनिज्म, कुछ छोटे जानदार जो है ना, हैव सेवरल स्मॉल न्यूक्लियाई, यानी कुछ छोटे जानदार, कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैव सेवरल, मुख्तलिफ़ किस्म के स्मॉल न्यूक्लियाई, मीन छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई लिखा हुआ है, सही है। पर सेल, यानी एक सेल में दो या दो से ज़्यादा, क्योंकि न्यूक्लियाई लिखा है हम समझ जाएंगे कि दो या दो से ज़्यादा की बात हो रही है, क्योंकि प्लूरल लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कुछ छोटे जानदार हैं जिनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूक्लियाई होते हैं पर सेल में। एक सेल में दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं? न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉइनोसाइटिक। ये आप पढ़ेंगे फंजाई के चैप्टर में। आगे जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी उसमें आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगी। कॉइनोसाइटिक, जिसमें एक सेल में मुख्तलिफ न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, सही है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नॉट अ कंप्लीट बैरियर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इज़ नॉट अ कंप्लीट बैरियर, ये कंप्लीट बैरियर नहीं है। इट इज़ अ परफोरेटेड बाय न्यूक्लियर पोर्स, यानी ये कंप्लीट बैरियर इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें क्या मौजूद होते हैं? पोर्स मौजूद होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, सर्टेन सब्सटेंस पास फ्रीली थ्रू दीज पोर्स, और कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि आसानी से क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं इन पोर्स से। बिटवीन द न्यूक्लियस, जो कि किसके दरमियान होता है? न्यूक्लियस एंड द सराउंडिंग सेलुलर सब्सटेंस, न्यूक्लियस के दरमियान और उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो बाहर जो सेलुलर सब्सटेंस है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गए। ठीक है, राइबोज, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स, ये सब, सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके दरमियान ये बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सराउंडिंग सेलुलर सब्सटेंस, यानी कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि आसानी से पास हो जाते हैं न्यूक्लियस और सराउंडिंग के दरमियान, सेलुलर सब्सटेंस के दरमियान, सही है। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है? सेल है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये देखें, ये पूरा जो है ना, ये
ये पूरा तो हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। डबल, मैंने क्या बताया था कि डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो समझ आ गई बात। आप ये देखें, न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल सर्कुलर बॉडी नज़र आ रही है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। तो याद रखेगा, ओके। और ये जो है ना, ये जो आपको नज़र आ रही ब्लैक, ये क्रोमेटिन है। क्या है? क्रोमेटिन है, यानी यहाँ पर डीएनए आपका मौजूद होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर, इधर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन सेकंड में आप पढ़ेंगे कि इसके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए होता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्रोमेटिन है, सही, मीन डीएनए है। अच्छा, ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये कि वो कह रहे हैं, इधर लिखा हुआ था कि कंप्लीट बैरियर के तौर पर नहीं होती, इज़ नॉट अ कंप्लीट बैरियर, क्योंकि न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, जिसके ज़रिए कुछ चीज़ें जो है न्यूक्लियस से बायो जो सेलुलर सब्सटेंस है ना, वहाँ पे एक यानी इन एंड आउट बाहर जा सकती है, पास हो सकती है फ्रीली। ये तो न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए इजीली चीज़ें जो मटेरियल है वो पास आउट हो सकता है। सो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कंपोनेंट्स मैंने बता दिए। तो लेबल करने के लिए लेबलिंग भी आ सकती है, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, कोई रट्टा लगाने की बात नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट से पढ़ा रही हूँ, बहुत ही डिटेल में पढ़ा रही हूँ, और आप लोग खुशकिस्मत है कि मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते, ठीक है। और ये याद रखें, कोइनोसाइटिक में एक सेल में बहुत से न्यूक्लियाई होते हैं स्मॉल, सही है, तो एमसीक्यूज आ सकता है। वैसे ये जो है आगे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, फंजाई के उसमें लिखा हुआ है, ये टॉपिक में, चैप्टर का एक टॉपिक है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं आगे। सो अब क्या है हमारे पास, अब है इसी न्यूक्लियस के बारे में मज़ीद डिटेल लिखी हुई है कि द न्यूक्लियस इज़ फिल्ड हुआ होता है, सही है, न्यूक्लियस इज़ फिल्ड, न्यूक्लियस जो होता है ना वो फिल्ड हुआ होता है विद अ प्रोटीन रिच सब्सटेंस, यानी प्रोटीन रिच सब्सटेंस से ये न्यूक्लियस फिल हुआ होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, सही है, यानी प्रोटीन, इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर ना प्रोटीन रिच सब्सटेंस होते हैं जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, इस तरह इसके पास भी ना इसका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो कि प्रोटीन रिच सब्सटेंस होते हैं। सो ठीक है, और यह कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, इसका दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म का दूसरा नाम क्या है? कैरियोलिम्फ, सही है। इन द न्यूक्लियोप्लाज्म मीन न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही आर न्यूमरस फाइन थ्रेड्स, इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही न्यूमरस बहुत सारे फाइन स्ट्रैंड्स होते हैं, सही है, फाइन स्ट्रैंड मीन धागे होते हैं, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही मुख्तलिफ किस्म के फाइन स्ट्रैंड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क या न्यूक्लियर रेटिक्यूलम, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि क्रोमेटिन होता है, पीछे डायग्राम में बताई थी मैंने, तो ये वही क्रोमेटिन के बारे में बता रहे हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूमरस फाइन स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ किसकी शक्ल में होती है? नेटवर्क की शक्ल में होती है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर रेटिक्यूलम कहा जाता है। सो ये भी याद रखेगा, ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियर रेटिक्यूलम। मैं एक लाइन आपको 2-3 दफ़ा बार बार बताती इसलिए हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, और आप को यानी एक दफ़ा सुन लिया और दूसरी दफ़ा दोबारा सुनेंगे ना तो आपको वो चीज़ ज़हन नशीन हो जाएगी, इस वजह से मैं एक चीज़ बार बार बताती हूँ। तो अच्छा, एक तो ये बुक नहीं खुल रही, ठीक है, विच इज़ कंपोज्ड, जो कि कंपोज हो यानी ये जो क्रोमेटिक नेटवर्क के बारे में बताया ना मैंने कि फाइन स्ट्रैंड्स होते हैं नेटवर्क की शक्ल में, क्रोमेटिक नेटवर्क या न्यूक्लियर रेटिक्यूलम कहते हैं। अब ये पता है कंपोज हुआ होता है किससे? न्यूक्लिक एसिड से। किससे कंपोज हुआ होता है? न्यूक्लिक एसिड से। और वो न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड
एंड प्रोटीन। यानी ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है जो कि 5 स्ट्रैंड की शक्ल में, एक नेटवर्क की शक्ल में न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है, ये किससे बना हुआ होता है? ये न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। अब न्यूक्लिक एसिड में क्या चीज़ें आ जाती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आ जाता है, मीन DNA आ जाता है, और क्या आ जाती है? प्रोटीन। और कौन सी प्रोटीन बताएं? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, इसी चैप्टर के लेक्चर में बताया था, हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोटिक की अगर बात होगी तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात होगी तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, सो ये भी बता दिया। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन के दौरान, जब सेल क्या हो जाए? डिवीजन की तरफ आना शुरू हो जाए, द क्रोमेटिन चेंजेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमेटिन है ना, जो कि DNA और प्रोटीन पर मुश्तमिल है, ये क्या हो जाता है? क्रोमेटिन से चेंज हो जाता है किसमें? क्रोमोसोम से। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, सही है, क्रोमोसोम में ये चेंज आउट हो जाता है। क्रोमोसोम कंटेन द हेरिडिटरी यूनिट कॉल्ड जीन। अब ये जो क्रोमोसोम है ना, यानी जब भी सेल डिवीजन की तरफ जाएगा तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम मैंने आपको बताया कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जब ये इसमें चेंज हो जाएगा ना, तो क्रोमोसोम के बारे में अब मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि क्रोमोसोम जो है क्या, हेरिडिटरी मीन विरासती यूनिट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जीन। यानी क्रोमोसोम्स पर विरासती यूनिट होते हैं जिसे क्या कहते हैं? जीन्स, जो कि क्या कैरी करते हैं? हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। यानी विरासती जो खुसूसियात, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, जो मालूमात है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफ़र करते हैं। यही क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हेरिडिटरी यूनिट इन पर पाए जाते हैं कि कंटेन करता है ये क्या? हेरिडिटरी यूनिट, जिसे क्या कहा जाता है? जीन, जो कि कैरी करता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी जब भी सेल डिवीजन की तरफ जाएगा तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क चेंज होगा क्रोमोसोम्स में। और ये क्रोमोसोम, हमें पता है क्रोमोसोम पर क्या होती है? जीन्स पाई जाती है, जिसमें क्या होती है? हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है। और यही हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि कोई ख़ानदान है, उनके कर्ली बाल होते हैं, तो वो कर्ली बाल ही आते शुरू होते हैं। कोई एक ऐसा बच्चा होगा जिसमें ना हो, पर मोस्टली पाए जाते हैं। सो वो क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम पे जो पाए जाते हैं ना जीन्स, जिस पे हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, सो उस वजह से होता है। सो आगे द क्रोमोसोम्स वेरी इन नंबर। अब क्रोमोसोम जो है ना वो वेरी करते हैं, किसमें? नंबर में। फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, यानी ज़रूरी नहीं है, ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ बात हो रही है, लेकिन एक ही स्पीशीज़ में क्रोमोसोम की तादाद सेम होगी। हाँ, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ क्या है? चेंज है कि क्रोमोसोम वेरी इन नंबर। क्रोमोसोम क्या करता है? वेरी करता है नंबर में। फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, यानी तमाम दुनिया की स्पीशीज़ में क्रोमोसोम की तादाद एक जैसी नहीं रहती। तमाम दुनिया की जो स्पीशीज़ है उसमें क्रोमोसोम की तादाद मुख्तलिफ रहती है। ठीक है, जैसे कि हम इंसान हैं, हमारे होते हैं 46 क्रोमोसोम। ठीक है, 46 क्रोमोसोम। अब जैसे कि इंसान, कोई भी दुनिया का इंसान हो, हम इंसान जो है एक ही स्पीशी है, तो उसमें 46 क्रोमोसोम ही होंगे, ये बात याद रखेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 46 इन ह्यूमन, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, 20 इन कॉर्न, ये भी चेंज नहीं होगी। और फ्रूट फ्लाई में खैर 8 है जी, 8 इन फ्रूट फ्लाई, तो ये भी चेंज नहीं हो सकती। ब्लड हो रही है मैच। ठीक है, तो ये वेरी करती है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। अच्छा, क्रोमोसोम आर एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ये क्या है? एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये नहीं एलोंगेटेड लंबे लंबे स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने कहा था कि थ्रेड लाइक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। और ये विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी जब भी सेल डिवीजन होगी ना तो ये आपको जब नज़र आएंगे। वैसे तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में होंगे ना तो आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन सेल डिवीजन के दौरान ये आपको नज़र आएंगे। अ टाइपिकल क्रोमोसोम इज कंपोज। अब ये जो क्रोमोसोम होता है ना, एक वो कंपोज हुआ होता है टू पार्ट्स में। ठीक है, यानी द टाइपिकल क्रोमोसोम इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट्स है? एक होता है आर्म और दूसरा क्या होता है? सेंट्रोमियर। अब ये आर्म क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है? बिफोर सेल डिवीजन, यानी बिफोर सेल डिवीजन से पहले। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2, हर क्रोमोसोम जो है कंसिस्ट करता है 2 थ्रेड्स, यानी 2 धागे। हर क्रोमोसोम कितने धागे कंसिस्ट पे करता है? 2 थ्रेड्स, यानी बिफोर सेल डिवीजन ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 थ्रेड्स, यानी 2 धागे होते हैं। मैं आपको दिखा दूँगी, देखिए 2 थ्रेड्स
कॉल्ड क्रोमेटिड, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखिए सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड। सही है, तो 2 क्रोमेटिड है। सही है, 2 थ्रेड्स है ना, 1 थ्रेड, सेकंड थ्रेड, तो 2 थ्रेड्स पर एक क्रोमोजोम, ये एक क्रोमोजोम है और इसके पास 2 स्ट्रैंड्स है। सही है, जिसे हम क्या कहते हैं, 1 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड, तो 2 स्ट्रैंड्स है एक क्रोमोजोम, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स। ठीक है, कि ईच क्रोमोजोम्स बिफोर सेल डिवीजन से पहले की बात हो रही है कि हर क्रोमोजोम कंसिस्ट करता है 2 थ्रेड्स पर, जिसे क्रोमेटिड्स कहते हैं। दीज 2 क्रोमेटिड्स, और ये जो 2 क्रोमेटिड्स है ना, ये दोनों आर ज्वाइन बाय सेंट्रोमेयर, ये ज्वाइन हुए होते हैं किसके जरिए, सेंट्रोमेयर के जरिए। ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये सेंट्रोमेयर, ये देखिए लिखा हुआ भी है सेंट्रोमेयर। ठीक है, अब ये जो 2 क्रोमेटिड्स है ना, ये किसके जरिए आपस में ज्वाइन हुए होते हैं, सेंट्रोमेयर के जरिए। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। सही है, क्रोमोजोम के पास 2 थ्रेड्स होते हैं जिसे क्रोमेटिड्स कहते हैं, और ये क्रोमेटिड्स आपस में ज्वाइन हुए होते हैं बाय द सेंट्रोमेयर। ठीक है, देन सेंट्रोमेयर तक का किया था। अब क्या है, ईच क्रोमेटिड हैज़ 1 DNA मॉलिक्यूल, और हर क्रोमेटिड के पास एक ही DNA का मॉलिक्यूल होता है। यानी ये 2 क्रोमेटिड है ना, अब इसके पास भी एक DNA का मॉलिक्यूल है। ईच क्रोमेटिड हैज़ 1 DNA मॉलिक्यूल। सही है, हर उसके पास एक ही DNA का मॉलिक्यूल है। इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। द पार्ट ऑफ क्रोमेटिड्स फ्रॉम सेंट्रोमेयर, जो पार्ट है ना क्रोमेटिड से, द पार्ट ऑफ क्रोमेटिड्स फ्रॉम सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर से टू एंड, सेंट्रोमेयर टू एंड इज कॉल्ड आर्म। यानी जो पार्ट है ना ऑफ क्रोमेटिड का, कहाँ से, फ्रॉम सेंट्रोमेयर से, यहाँ से टू द एंड। सही है, एंड तक, यानी यहाँ से एंड तक या यहाँ से यहाँ तक। सही है, ये सेंट्रोमेयर से, ये सेंट्रोमेयर है ना, फ्रॉम सेंट्रोमेयर टू द एंड, यानी फ्रॉम सेंट्रोमेयर टू द एंड एक ये है और एक क्या है, एक ये है इसका एंड। इस तरह से इस क्रोमेटिड का एक एंड ये है फ्रॉम सेंट्रोमेयर से, और फ्रॉम सेंट्रोमेयर से एक एंड ये है। तो ये जो एंड है ना फ्रॉम सेंट्रोमेयर से यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, 1 आर्म। और इस तरह से ये फ्रॉम सेंट्रोमेयर से ये सेकेंड आर्म है। ठीक है, फ्रॉम सेंट्रोमेयर से ये 1 आर्म है, ये फिर ये सेकेंड आर्म है। ठीक है, तो इस तरह से आर्म है। वो बताया था ना कि क्रोमोसोम 2 पार्ट्स में खुद होता है, एक आर्म और दूसरा सेंट्रोमेयर। आर्म के बारे में बता दिया, सेंट्रोमेयर के बारे में बता दिया बहुत डिटेल में, जबकि स्कूल में या कॉलेज में आपको बस ऊपर ऊपर से पढ़ाया होगा, इतना डिटेल में तो किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा था। सो द क्रोमोजोम आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्रोमोजोम जो है मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिपेंड करता है किस पर, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। यानी क्रोमोजोम जो है मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, और किस पर डिपेंड करता है, ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन की बेस पर क्रोमोजोम की मुख्तलिफ अक़साम हो सकती है। तो ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि भाई किसकी बेस पर क्रोमोजोम की मुख्तलिफ अक़साम हो सकती है, तो वो किसकी बेस पर होती है, सेंट्रोमियर की बेस पर। ठीक है, तो दीज टाइप्स आर मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, नंबर 1 मेटासेंट्रिक में क्रोमोजोम विद इक्वल आर्म्स, यानी क्रोमोजोम्स की क्या होते हैं, ये देखिए मेटासेंट्रिक बिल्कुल इक्वल आर्म्स है, और ये एनटीएस में आ भी चुका है। सो ये बहुत ही कॉमन जो मैं बता रही हूँ, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं जो कि आप लोग रट्टी की शक्ल में दिमाग में बिठा लेते हैं, और फिर एंड टाइम पे एमसीक्यूज आते हैं, फिर कोई ना कोई वो कर देते हैं गलती। सो ये जो छोटी छोटी बातें बार बार बता रही हूँ, एक बात आपने नोट की होगी मैं कितनी दफ़ा बता रही हूँ। सो ये मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए बता रही हूँ, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम विद इक्वल आर्म्स, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम विद अनइक्वल आर्म्स। सही है, अनइक्वल आर्म्स ये देखिए, ये सब मेटासेंट्रिक है, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, तो क्रोमोजोम विद अनइक्वल आर्म्स जो है वो क्या है, सब मेटासेंट्रिक। दूसरा है एक्रोसेंट्रिक, या इसका दूसरा नाम क्या है, सब टीलोसेंट्रिक। सो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एक्रोसेंट्रिक का दूसरा नाम क्या है, सब टीलोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, रॉड लाइक क्रोमोजोम्स
विद वन आर्म वेरी स्मॉल, इसमें वन आर्म बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल, एंड द अदर वेरी लॉन्ग, और दूसरा बहुत बड़ा होता है। द सेंट्रोमेयर जो होता है सब टर्मिनल होता है, ठीक है। ये देखें एक्रोसेंट्रिक, एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा है, तो ये एक्रोस, ये भी एनटीएस में पूछा जा चुका है कि एक्रोसेंट्रिक भी दे सकते हैं वो, सब टीलोसेंट्रिक भी दे सकते हैं। तो आप दोनों नाम याद रखिएगा, एक्रोसेंट्रिक का दूसरा नाम क्या है, सब टीलोसेंट्रिक। इसमें एक आर्म बहुत छोटा होता है, दूसरा क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, सही है। और सेंट्रोमेयर क्या होता है, सब टर्मिनल होता है, सही है। क्या होता है, सब टर्मिनल। तो ये भी आ सकता है कि सेंट्रोमेयर किस में सब टर्मिनल होता है, एक्रोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक। सो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, और ये बहुत ही कॉमन एमसीक्यूज है। अगर आपने ये भी सही नहीं किया ना तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। तो इस वजह से मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करती जा रही हूँ, अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए। सेंट्रोमेयर क्या होता है, सब टर्मिनल होता है, ये बात याद रखिए कि सब टर्मिनल। वो पूछ सकते हैं कि सब टर्मिनल किस क्रोमोसोम की टाइप में होता है सेंट्रोमेयर, तो एक्रोसेंट्रिक सब टीलोसेंट्रिक पे टिक कीजिएगा, ठीक है। अब टीलोसेंट्रिक क्या होता है, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। इसमें सेंट्रोमेयर की लोकेशन क्या होती है, एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एंड पर। ये देखें, ये टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमेयर की पोजीशन बिल्कुल एंड पर है, तो ये टीलोसेंट्रिक में। ये शेप याद रखें, तो शेप देख भी वो पूछ सकते हैं। मेटासेंट्रिक में इक्वल आर्म, सब मेटासेंट्रिक में अनइक्वल, एक्रोसेंट्रिक में वेरी स्मॉल वन आर्म, एंड दूसरा जो है वेरी लार्ज होता है, ठीक है। और सेंट्रोमेयर क्या होता है, सब टर्मिनल होता है। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमेयर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम होता है, सही है। एक्रोसेंट्रिक का दूसरा नाम क्या है, सब टीलोसेंट्रिक। देखो मैंने खुद ही पूरा समरी बता दी। सो अब आप भूलेगा नहीं प्लीज़, ये ही आते हैं एनटीएस में, आ भी चुके हैं, एनटीएस लिखा हुआ नज़र आ रही है, मैंने ही लिखे हुए, ठीक है। सो प्लीज़ इसमें गलती नहीं कीजिएगा, यही कॉमन ही आते हैं। आप लोग जो है कॉमन चीज़ें छोड़ के ना मुश्किल चीज़ों का रट्टा लगा के ना पागल कर लेते हैं खुद को। सो इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, जो कि डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी के नाम से है, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें इसको, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कोचिंग नहीं जाते, सेल्फ स्टडी करते हैं। सो ऐसे चैनल की ज़रूरत उन लोगों को ज़्यादा है, और आप लोगों को करना चाहिए कि ऐसे चैनल को ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, जो कि आप लोग नहीं करते, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़। सो अब ये जो है मैंने बता दिया कि सेंट्रोमेयर होता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड होता है, एक क्रोमोसोम टू थ्रेड्स होते हैं जिसको क्रोमेटिड कहते हैं। और ये फ्रॉम सेंट्रोमेयर से एट द एंड ऑफ ये आर्म है। और ये अब ये सेंट्रोमेयर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये गोल गोल सर्कुलर चीज़ है, ये है काइनेटोकोर, सही, एक प्रोटीन है, सही है। लेबलिंग के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और ये हाईली क्वाइल क्रोमेटिन है ऑफ हाईली क्वाइल क्रोमेटिन ऑफ वन क्रोमेटिड, यानी हाईली क्वाइल क्रोमेटिन एक ही क्रोमेटिड में, ठीक है। सो ये मैंने ये लेबलिंग भी आ सकती है, देख लीजिएगा। अच्छा अब क्या है, ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बता दी मैंने। ऑल्सो विद इन द न्यूक्लियस स्पेरिकल बॉडी कॉल न्यूक्लियोलस, बताया था डायग्राम में, न्यूक्लियस की डायग्राम में बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेरिकल बॉडी होती है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। देयर मे बी मोर देन वन न्यूक्लियाई, और देयर में भी यानी हो सकते हैं एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं वन न्यूक्लियस में, ठीक है। वन न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं। द नंबर वेरीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, नंबर वेरी करता है मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ सेल में। इट डिसअपेयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड रीअपेयर, ये क्या होते हैं, डिसअपेयर हो जाता है। 2 मिनट रुके, कहाँ थे हम, देयर मे बी मोर देन वन न्यूक्लियाई इन वन न्यूक्लियस, यानी हो सकता है एक न्यूक्लियाई भी हो सकता है वन न्यूक्लियस में, ठीक है। और द नंबर वेरी करता है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल में। इट डिसअपेयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये जो न्यूक्लियस है ना ये डिसअपेयर हो जाता है, सॉरी न्यूक्लियस जो है वो डिसअपेयर हो जाता है किसके दौरान, सेल डिवीजन के दौरान। सेल डिवीजन के दौरान जो है न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, और दोबारा से रीअपेयर हो जाता है आफ्टरवर्ड, यानी सेल बनने के बाद दोबारा से खुद ब न्यूक्लियस दोबारा से बन जाता है, ठीक है। ओके आगे क्या है, द एसिड, 2 मिनट जूम कर लूँ ज़रा मैं।
द न्यूक्लियोलस इज बिलीव टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सिंथेसाइज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम इन यूकैरियोटिक सेल। अब ये कह रहे हैं कि द न्यूक्लियोलस, अब मैंने न्यूक्लियस को बता दिया कि सेल डिवीजन के दौरान जो है ये डिसअपेयर हो जाता है और ये मुख्तलिफ काइंड्स के सेल में, यानी किसी में एक भी हो सकता है, न्यूक्लिक सिस्टम दो या दूसरे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कोइनोसाइटिक की मिसाल दी थी मैंने। अब ये कह रहे हैं कि, और मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेरिकल बॉडी होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब न्यूक्लियोलस का काम आ गया कि न्यूक्लियोलस जो है ना वो बिलीव, हमें पता है कि न्यूक्लियोलस बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस, किसकी सिंथेसिस में, ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं, आरएनए को। और किसकी, राइबोसोम, किसमें, यूकैरियोटिक सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। जाहिर सी बात है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होगा, न्यूक्लियस के अंदर स्पेरिकल बॉडी होगी जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब उस न्यूक्लियोलस का काम क्या है, वो क्या करता है, मैंने आगे भी बताया था, वो किसकी सिंथेसिस करता है, किसकी तैयारी करता है, किसको बनाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड को बनाता है जिसको क्या कहते हैं, आरएनए, और किसको, राइबोसोम को बनाता है इन यूकैरियोटिक सेल यानी यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोलस का काम है जो कि एमसीक्यूज में आ सकता है कि सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोलस क्या है, तो आप टिक करेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम। ठीक है, अब आपको आई होप के पूरा न्यूक्लियस की जो मैंने एक एक बात बहुत ही डिटेल में बताई है तो आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आ गया है, आपको मज़ा आया है मुझसे पढ़ने में, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सो अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।